प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग क्लास 11th की बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। यह नीट फाउंडेशन के लिए, टीजीटी पीजीटी फाउंडेशन के लिए और क्लास 11th के स्टूडेंट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो सेकंड वीडियो है। इसके पहले फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था व्हाट इज लिविंग थिंग्स, हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जिसके कुछ लिविंग प्रॉपर्टी के बारे में हम लोगों ने डिस्कस करना था। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने द लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो एक प्रॉपर्टी, ग्रोथ की प्रॉपर्टी को हमने डिस्कस किया था, जिसको हमने बताया था ग्रोथ इज द नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बिकॉज ग्रोथ इज द फाउंड इन टू लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। तो मैंने आपसे बताया था ग्रोथ जो होता है इसे डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं रख सकते, क्योंकि यह लिविंग में भी पाया जाता है और नॉन लिविंग में पाया जाता था। बट मैंने आपसे ये भी कहा था कि ग्रोथ अगर कहाँ पे होती है, इनसाइड होती है। द लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ इन फॉर्म ऑफ द इनसाइड, अगर बॉडी की इंटरनल साइड में होती है, यानी सेल में होती है, टिश्यू में होती है, ऑर्गन में होती है, तो उसे हम लोग लिविंग थिंग्स में मान सकते हैं। और जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं उसमें ग्रोथ कहाँ होती है, आउटसाइड ऑफ द होती है। जैसे कि माउंटेन पे आपने देखा कि आउटसाइड पे होती है, तो इस तरह से ग्रोथ को, लेकिन हम लोग इसे डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं मानते हैं। सेकेंड पॉइंट जो हमारी ग्रोथ के लिए कैरेक्टरिस्टिक फीचर में है वो है रिप्रोडक्शन। कौन है रिप्रोडक्शन? तो हम लोग रिप्रोडक्शन को आगे देखेंगे कि क्या रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है या नहीं है, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। नीचे मिल जाएगा, ठीक है, सारी चीज़ें यहाँ पे आपको स्पष्ट हो जाएंगी। बस आप वीडियो के साथ बने रहें। जो हमारे टीजीटी पीजीटी के मित्र देख रहे हैं या जो नीट वाले फाउंडेशन के लिए देख रहे हैं, वो सभी लोग यहाँ पे, वो सभी लोग एनसीईआरटी पढ़ चुके हैं, लेकिन एनसीईआरटी को फिर से एक बार ध्यान से रिवीजन करते हुए चलेंगे। और जो 11th के स्टूडेंट देख रहे हैं वो लोग आराम से इसको कॉन्शियसनेस के साथ देखेंगे, ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझ में आए, ठीक है। तो हम यहाँ पे बिना वक्त गंवाए, टाइम को वेस्ट बिना किए, जल्दी से वेस्ट की तरफ बढ़ते हैं और एक एक करके एक एक प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करते हैं। जो लोग 11th के स्टूडेंट हैं वो ये जान लें कि इसका नोट्स भी आपको दिया जाएगा, आपको एनसीईआरटी का सॉल्यूशन दिया जाएगा और भी सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएंगी। अगर चैनल के साथ आप बने रहते हैं तो नीट के टारगेट बैच में आपको फ्री में एडमिशन दिया जाएगा और नीट टारगेट बैच में आपको सारी चीज़ें फ्री में दी जाएंगी। बट अगर आप चैनल के साथ नहीं रहते हैं तो हो सकता है उस समय आपको कुछ फीस देनी पड़े, तो इसलिए अपने फ्रेंड को जल्द से जल्द जोड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग। और जो लोग नए हैं चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे नंबर दिया गया है 8004109989, इस पे आप लोग जुड़ सकते हैं। और जो टीजीटी पीजीटी के हमारे फ्रेंड हैं वो लोग ये जान लें कि टीजीटी पीजीटी में ये एक तरह से फाउंडेशन बैच मान चले कि पूरी एनसीईआरटी 11th-12th की साथ साथ चल रही है। इसको कवर करने के बाद हम लोग टॉपिक वाइज, जो हमारी टॉपिक दी गई है पीजीटी के कोर्स में, टीजीटी के कोर्स में, उसको भी हम लोग टॉपिक वाइज करते चलेंगे और एक एक करके सारी टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे पेपर से पहले। पेपर की जो डेट मानी जा रही थी जुलाई में, तो मोस्टली चांस है कि जुलाई में नहीं हो पाएगा। हालांकि उसके बारे में हम अलग वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन, जैसा कि आप, रिप्रोडक्शन मीन्स होता है जनन। रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म में 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। कहीं कहीं पे आपको 2 टाइप का मिलता है, जैसे कि क्लास 12th की ही बायोलॉजी में इसे 2 टाइप में रखा गया है, ए सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। ए सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन का एक पार्ट होता है जिसे हम लोग कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। में किसी किसी साइड बुक में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को एक अलग पार्ट बना दिया गया है, तो आप अच्छी तरह से जानते हैं ए सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन में ही वेजिटेटिव प्रोपेगेशन पाया जाता है, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन किस में पाया जाता है, रिप्रोडक्शन के कितने टाइप हो सकते हैं, ए सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। ए सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन को अलैंगिक जनन भी कहते हैं। इसमें सिंगल पेरेंट की आवश्यकता पड़ती है। कैसे पेरेंट होते हैं? सिंगल पेरेंट। जैसे आपको मान लेते हैं कि अमीबा है, अमीबा कैसा है? सिंगल पेरेंट है, इससे बडिंग हो जाएगी, ये अमीबा में फिजन हो जाएगा। हाइड्रा है, बडिंग हो जाएगी। तो अमीबा में फिजन होने से क्या हो जाएंगे? 2 अमीबा का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये क्या है? ए सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है। और यहाँ पेरेंट कितने चाहिए होते हैं? एक चाहिए होते हैं। अच्छा, एक चीज़ और होता है ए सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन के, जो ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं वो सेम कॉपी होते हैं। इन्हें कभी कभी क्लोन भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। जो ऑर्गेनिज्म अपने पेरेंट के जैसे जेनेटिकली और मार्फोलॉजिकली, यानी जेनेटिक रूप से जीन के स्तर पे, और किस पे? मार्फोलॉजी और आकार के स्तर पे। अमीबा तो मान लीजिए इसका कैसा शेप होता है, अमीबा का शेप कैसे होता है? इरेगुलर शेप पाया जाता है, वो चेंज होता रहता है। तो मार्फोलॉजी तो नहीं कह सकते, लेकिन जेनेटिकली रूप से जो लोग सेम होते हैं, कैसे? अपने पेरेंट के, और मार्फोलॉजी के रूप में जो सेम होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। जैसे हाइड्रा है, ठीक है, पेरेंट और ऑफ स्प्रिंग में क्लोन हो जाए। या आप रोज लगाते हैं तो रोज की जो स्टेम आप लगाते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है, कटिंग मेथड कहते हैं उसे।
तो रोज जो लगाते हैं वह रोज भी क्या हो जाता है, जेनेटिकली रूप से अपने पेरेंट के सेम होता है। या पोटैटो आप देखते हैं ट्यूबर फार्मेशन से, या ग्रेप क्या कहते हैं उसको, गार्लिक कहते हैं, ओनियन कहते हैं, इसकी जो कल्टीवेशन किया जाता है, खेती की जाती है, तो उसमें आपने देखा होगा कि उसी जैसा ही पौधा पैदा होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं। और मॉर्फोलॉजिकली हो सकता है न्यूट्रिएंट की कमी से छोटे बड़े हो जाएं, लेकिन जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, जिसे हम लोग क्लोन कह देते हैं कभी कभी। तो ये सब टॉपिक आपके क्लास 12th में डिस्कस करेंगे, वहाँ पे आएगा। यहाँ पे अभी थोड़ी सी चीज़ें हैं, उसको डिस्कस करते हैं कि रिप्रोडक्शन लाइक वाइज एक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। कह रहा है रिप्रोडक्शन एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। अब इसमें देखते हैं कैसे है, इसमें डिफरेंस भी आएगा, कुछ आपके एक्सेप्शन आएंगे, सबको एक एक करके देखते हैं। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, कैसे ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर, जो उसमें वन से ज़्यादा कोशिकाएं पाई जाती हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन रिफर्स टू द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी प्रोसेसिंग फीचर मोर और लेस सिमिलर टू द दोज ऑफ पेरेंट। कह रहा है यहाँ पे जो आपके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर पाया जाता है जिसे हम लोग रिप्रोडक्शन कहते हैं, जिससे ऑर्गेनिज्म पैदा होता है अपने पेरेंट के नियर अबाउट सिमिलर ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, सिमिलर होते हैं, जैसे कि जिस स्पीसीज का, जैसे मान लो ह्यूमन का जो बच्चा होता है ह्यूमन होता है, ठीक है, काऊ का जो बच्चा होगा काऊ के ही स्पीसीज का होगा। तो अपने स्पीसीज के सिमिलर ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होता है, यानी प्रोडक्शन होता है। लेकिन ये जेनेटिकली रूप से सेम नहीं होते, इस चीज़ को याद रखना कि जेनेटिकली सेम नहीं होते हैं। जेनेटिकली सेम कहाँ होते हैं, ए सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन में मोस्टली जेनेटिकली सेम हो जाते हैं, उसे हम लोग कभी कभी क्लोन भी कहते हैं। इन वेरिएबल एंड इम्प्लिसिटी वी रिफर टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये कहाँ पे होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। कैसे होते हैं, ऑर्गेनिज्म अपने पेरेंट के लगभग सिमिलर पाए जाते हैं। ठीक, ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल मींस आल्सो। कह रहा है कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो एसेक्सुअल मेथड से भी रिप्रोडक्शन करते हैं, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही आपसे बताया। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो एसेक्सुअल मेथड से रिप्रोडक्शन करते हैं, जैसे फंजाई मल्टीप्लाई एंड स्प्रेड इजिली ड्यू टू द मिलियन ऑफ एसेक्सुअल स्पोर दे प्रोड्यूस। कह रहा है फंजाई एक ही साथ में मिलियन ऑफ स्पोर को आसानी से एसेक्सुअल मेथड से क्या कर सकता है, प्रोड्यूस कर सकता है, पैदा कर सकता है। यानी मिलियन ऑफ प्लांट एक ही साथ पैदा हो सकते हैं फंजाई के। यानी फंजाई कैसा होता है, प्लांट कहना थोड़ा सा गलत होगा, थैलोफाइटा होता है। थैलोफाइटा किसे कहते हैं, एक टर्म आता है थैलोफाइटा, आप पढ़े होंगे। थैलोफाइटा, थैलोफाइटा मीन्स क्या होता है कि रूट स्टेम और लीफ क्या होती हैं, एब्सेंट होती हैं। ऐसे प्लांट जिसमें से रूट भी ना पाई जाए, स्टेम भी ना पाई जाए और लीफ भी ना पाई जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, थैलोफाइटा कहते हैं। अच्छा, फंजाई का एक और कैरेक्टर है, आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा कि फंजाई का एक कैरेक्टर है, हेट्रोट्रॉपिक होता है। हेट्रोट्रॉपिक मतलब है तो फंजाई प्लांट किंगडम का, लेकिन ये हेट्रोट्रॉपिक होता है क्योंकि ये अपना भोजन खुद से नहीं बना पाता है। फंजाई को भी डिस्कस करेंगे सेकंड चैप्टर में, जब हम लोग सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तो उसमें आएगा, तो फंजाई को पूरा डिस्कस करेंगे। हालांकि अभी यहाँ पे इतना जानिए कि फंजाई जो होता है एसेक्सुअल मेथड से रिप्रोडक्शन करता है और एक साथ मिलियन ऑफ स्पोर को जर्मिनेट करा सकता है। क्लियर है। इन लोअर ऑर्गेनिज्म लाइक ईस्ट एंड हाइड्रा, क्या था, लोअर ऑर्गेनिज्म जैसे कि ईस्ट है, हाइड्रा है, बी ऑब्जर्व बडिंग। इसमें क्या पाई जाती है, बडिंग के थ्रू होता है। बडिंग मतलब होता है कि एक बॉडी है, इस बॉडी में से छोटे से आउटग्रोथ निकल आती है जिसे हम लोग बड कहते हैं, और फिर वही बड सेपरेट होकर के एक नए ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट कर देती है, जिसे बडिंग कहते हैं। ठीक है। इन प्लेनेरिया, प्लेनेरिया क्या कहते हैं, फ्लैट वार्म कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्लैट वार्म कहते हैं। आपने पढ़ा होगा प्लेनेरिया से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 10th में एक क्वेश्चन है आई एंड आई स्पॉट, और टीचटी पीचटी में आई स्पॉट से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आई स्पॉट से करके क्वेश्चन आता है, प्लेनेरिया ही उसका एग्जाम्पल है। ठीक है। इन प्लेनेरिया वी ऑब्जर्व ट्रू रीजनरेशन, यहाँ पे रीजनरेशन कैपेसिटी पाई जाती है। रीजनरेशन कैपेसिटी मतलब बॉडी का कोई भी हिस्सा टूट करके सेपरेट हो जाए और फिर वहाँ से एक नए उसी तरह का हिस्सा जर्मिनेट हो जाए, इसे रीजनरेशन कैपेसिटी पाई जाती है और प्लेनेरिया में ट्रू पाई जाती है। जैसे कि आपने एक एनिमल देखा होगा, एक ऑर्गेनिज्म देखा होगा अपने घरों में, जिसे लिजर्ड कहते हैं, हाउस वाल लिजर्ड। ठीक है, छिपकली को, छिपकली को देखा होगा, उसकी टेल में रीजनरेशन कैपेसिटी पाई जाती है। अगर कभी डेंजर कंडीशन आती है तो उसकी टेल जो होती है ब्रेक डाउन हो जाती है, यानी टूट करके अलग हो जाती हैं। ऐसी कंडीशन में वहाँ पे न्यू टेल का फॉर्मेशन हो जाता है, तो इसी को क्या कहते हैं, रीजनरेशन कैपेसिटी। लेकिन इसकी पूरी बॉडी में नहीं, अगर गर्दन से कट गई तो फिर रीजनरेशन नहीं होगा। लेकिन प्लेनेरिया के बॉडी के किसी पार्ट को अगर हम कट कर दें तो प्लेनेरिया वहाँ से रीजनरेट करके न्यू प्लेनेरिया का फॉर्मेशन कर सकता है।
ठीक है। तो इसमें ट्रू रीजनरेशन कैपेसिटी पाई जाती है। रीजनरेशन कैपेसिटी और कहाँ पाई जाती है? स्टार फिश में पाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर भी इतना ध्यान दीजिए कि रीजनरेशन कैपेसिटी पाई जाती है, ठीक है। जो 11th वाले हैं थोड़ा सा अपने का सेंस को बढ़ाने की कोशिश करें, धैर्य रखें, सारी चीज़ें धीरे धीरे समझ में आएंगी। थोड़ा सा आपको अभी कठिन लग रहा होगा, स्टार्टिंग फेज है, 11th के जो स्टूडेंट देख रहे हैं उन्हें स्टार्टिंग फेज में थोड़ी सी चीज़ें कठिन समझ में आ रही होंगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपने नहीं पढ़ा है, नहीं देखा है, ठीक है। 10th में बहुत कॉमन चीज़ें पढ़े थे, तो धीरे धीरे सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, 2-4 दिन 6 दिन लगेगा। लेकिन जो हायर क्लास वाले जैसे टीएसटी पीएचडी वाले या जो नीट फाउंडेशन वाले हैं, तो उन्हें ये सारी चीज़ें उन्होंने ऑलरेडी एनसीईआरटी को डिस्कस किया होगा। आई होप कि वो समझ पा रहे होंगे अच्छी तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे देखें क्या कह रहे थे, रीजनरेशन कैपेसिटी पाई जाती है, किस में पाई जाती है? प्लेन एरिया में, ट्रू रीजनरेशन कैपेसिटी, ठीक, डेट इज। आगे बढ़ जाते हैं। फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म रीजनरेट टू लास्ट पेयर, हाँ कह रहा है कि यहाँ पे बॉडी का फ्रेगमेंट हो जाता है और फिर वहाँ से जर्मिनेट करके न्यू बॉडी का फॉर्मेशन हो जाता है, यानी न्यू ऑर्गेनिज्म का क्या हो जाता है? फॉर्मेशन हो जाता है। क्लियर है? द फंजाई द फिलामेंटस एल्गी। अच्छा, आपको एग्जांपल बताना है, जो 11th वाले हैं शायद वो तो नहीं जानते होंगे, लेकिन फिलामेंटस एल्गी के बारे में टीएसटी पीएचडी वाले बता सकते हैं। तो बताइए भाई, टीएसटी पीएचडी फाउंडेशन बैच वाले और नीट फाउंडेशन बैच वालों से एक आंसर पूछ रहे हैं हम। फिलामेंटस एल्गी का कोई एग्जांपल बता दीजिए जो आप जानते हैं फिलामेंटस एल्गी का। हालांकि इसमें दिया नहीं गया है। हाँ, क्लास 10th वालों के लिए एक हम यहाँ पे चांस दे देते हैं, जो क्लास 11th वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए एक चांस है। क्लास 10th में आपने रीजनरेशन एक वो पढ़ा था, फ्रेगमेंटेशन, फर्मेंटेशन विधि से आपने रिप्रोडक्शन पढ़ा था कि रिप्रोडक्शन एक मेथड होता है, जिस मेथड को क्या कहते हैं? फ्रेगमेंटेशन। याद आया? उसका जो एग्जाम्पल था, फ्रेगमेंटेशन का जो एग्जाम्पल था, वही एग्जाम्पल है फिलामेंटस एल्गी का। तो आप जल्दी से बता दीजिए फिलामेंटस एल्गी का क्या एग्जाम्पल हो सकता है, ठीक है। हालांकि आगे हम आपको बताएंगे। द फंजाई द फिलामेंटस एल्गी द प्रोटोनीमा। प्रोटोनीमा एक बॉडी का फॉर्मेशन होता है, किसमें पाया जाता है? मॉसस में, यानी ब्रायोफाइटा में पाया जाता है। आगे हम लोग अगले चैप्टर 3rd चैप्टर में डिस्कस करेंगे। बॉडी के ऊपर एक बड बन जाती है, बड लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसे प्रोटोनीमा कहते हैं। आगे आएगा तो बताएंगे। किसमें पाया जाता है? मॉसस में पाए जाते हैं। ऑल इजली मल्टीप्लाई बाय द, किससे? फ्रेगमेंटेशन। इसमें फ्रेगमेंटेशन विधि से क्या होता है? जल्दी बता दिए। फ्रेगमेंटेशन विधि से रिप्रोडक्शन होता है, यानी जनन होता है। फिलामेंटस एल्गी किसे कहते हैं? स्पायरोगायरा आया था क्या? ठीक है, स्पायरोगायरा है ना आपका, सही है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। व्हेन इट कम्स टू यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया। अगर आप यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के फेज पे आते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया है, यूनिसेलुलर एल्गी है और अमीबा है। अमीबा क्या है? प्रोटिस्टा का है, ठीक है। अमीबा किस में आता है? प्रोटिस्टा में आता है, ठीक। अमीबा है। रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विथ ग्रोथ। कह रहा है रिप्रोडक्शन सिनोनिम्स है। सिनोनिम्स मतलब क्या होता है? पर्यायवाची है, किसकी? ग्रोथ की। यानी यहाँ पे सेल का डिवीजन, यानी सेल की ग्रोथ करना, सेल का मल्टीप्लाई करना ही तो यहाँ पे रिप्रोडक्शन कहलाता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, जैसे कि बैक्टीरिया में, अमीबा में, एल्गी में, यूनिसेलुलर एल्गी में सेल का ही मल्टीप्लाई करना क्या कहलाता है? यानी जो सेल डिवीजन होती है उसी को हम लोग यहाँ पर रिप्रोडक्शन कह देते हैं, ठीक। इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल, किस में डेवलपमेंट होता है? इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल, यानी सेल के नंबर में इंक्रीज हो जाती है, यानी एक सेल से 2 सेल हो जाती हैं, सेल डिवीजन कहते हैं इसे, ठीक है। वी हैव ऑलरेडी डिफाइंड ग्रोथ एज द इक्विवेलेंट टू इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल और नंबर ऑफ मासेस। कह रहा है हमने ऑलरेडी ग्रोथ को डिफाइन किया था इसके फर्स्ट वाले वीडियो में, कि ग्रोथ किसे कहते हैं? जब किसी ऑर्गेनिज्म के बॉडी की सेल की संख्या बढ़ जाए या उसके बॉडी में सेल का मास बढ़ जाए, तो उसी को हम लोग क्या कहते थे? ग्रोथ कहते थे। हेंस बी नोटिस डेट ए सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म वी आर नॉट वेरी क्लियर अबाउट टू यूजेज ऑफ दिस टर्म। कह रहा है कि अगर हम इसको मान लेते हैं कि रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, तो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में क्लियर नहीं है, एक रिप्रोडक्शन हो रहा है, एक सेल डिवीजन हो रही है। रिप्रोडक्शन हो रहा है, ग्रोथ हो रही, ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी यूनिसेलुलर के लिए नहीं हो सकती रिप्रोडक्शन। तो कह रहा है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को अगर हम क्लियर करें या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को परपेच में बात करते हैं, वी डिफाइन द सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, वी आर नॉट वेरी क्लियर अबाउट टू यूजेज दीज टू टर्म्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। हम ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को यहाँ पे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के फेज में डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं, डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं, फंस जा रहे हैं, कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही। दोनों सिमिलर लग रहे हैं, दोनों क्या है? सिनोनिम्स लग रहे हैं, ठीक। फर्दर
अगर आगे की बात करें, देयर आर मेनी ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं विच डू नॉट रिप्रोड्यूस, जो कि रिप्रोडक्शन भी नहीं करते हैं, जैसे म्यूल्स। म्यूल्स मतलब क्या होता है? खच्चर होता है, ठीक है। क्या होता है? खच्चर होता है। स्टेराइल वर्कर वी, कुछ मधुमक्खियाँ होती हैं जो स्टेराइल होती हैं, वर्कर वी होते हैं जो वर्कर होती हैं। मधुमक्खियों का चैप्टर आपको 12th में पढ़ना है, यहाँ पे तो नहीं है। उसके बाद इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स, और कुछ ऐसे ह्यूमन कपल्स होते हैं जो बच्चा पैदा करने की क्षमता जिसमें नहीं पाई जाती। तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं। तो अगर हम रिप्रोडक्शन को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी माने, अपने दिमाग से सोचिए कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो रिप्रोडक्शन कर ही नहीं पा रहे हैं, और अगर हम रिप्रोडक्शन को लिविंग थिंग्स का डिफाइनिंग प्रॉपर्टी मान लें तो हमारा आंसर सही हो सकता है। मतलब ये तो वही बात हुई ना कि विरोधाभास अलंकार इसे कहते हैं, कि वही बात कह के उसी का विरोध करना। एक तरफ हम कह रहे हैं रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, अगर हम माने, सपोज डेट हम माने रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, और दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं, कुछ ऐसे ह्यूमन बीन है, इनफर्टाइल ह्यूमन बीन है जो रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं। तो इसका मतलब कि हम विरोधाभास पे हैं, गलत चीज़ों पे चर्चा कर रहे हैं। हेंस इसलिए रिप्रोडक्शन आल्सो कैन नॉट बी एन ऑल इंक्लूसिव डिफाइनिंग करेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिज्म। इसलिए हम कह सकते हैं कि रिप्रोडक्शन भी डिफाइनिंग क्राइटेरिया में नहीं आता, यानी लिविंग थिंग्स को डिफाइन करने के लिए हम रिप्रोडक्शन को नहीं रख सकते हैं। क्लियर है? ऑफ कोर्स नो लिविंग ऑब्जेक्ट इज कैपेबल टू रिप्रोड्यूस, कह रहा है यह सच है ऑफ कोर्स कि ये बात सच है कि कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट जो हैं वह कैपेबल नहीं होते रिप्रोडक्शन करने के। रिप्लिकेटिंग बाय इटसेल्फ, अपने आप को रिप्लिकेट करने की क्षमता नहीं पाई जाती। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ हम मेंशन करना चाहेंगे जिसका नाम है वायरस। वायरस क्या होता है? वायरस जो होता है लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच की क्या है? कनेक्टिंग लिंक है। वायरस जब लिविंग बॉडी में होता है तो इसमें सेल्फ रिप्लिकेशन की कैपेबिलिटी पाई जाती है, और जैसे ही वायरस नॉन लिविंग जैसे किसी लिविंग थिंग्स के बॉडी से बाहर चला जाता है तो उसमें मल्टीप्लाई की कैपेसिटी नहीं पाई जाती है, जिससे वो क्या होता है धीरे धीरे लॉस हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। यही कारण होता है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग, लॉकडाउन, अलग अलग टर्म आए थे पिछली 2020 में, उसी तरह से यहाँ पे 2021 में भी ये सारी चीज़ें आई हैं। तो क्या कहा जा रहा है कि जो कोविड-19 है ये वायरस है, और वायरस को हम मार नहीं सकते हैं, चूँकि हमारी बॉडी से बाहर निकलेगा तो नॉन लिविंग जैसा बिहेवियर करेगा, और जैसे उसको बॉडी मिल जाएगी फिर लिविंग जैसा बिहेवियर करने लगेगा। तो इसकी ब्रेक डाउन करना होगा कि एक चेन अगर इसकी ब्रेक डाउन हो जाती है तो उससे क्या होगा कि मल्टीप्लिकेशन रेट घट जाएगा और ऑर्गेनिज्म अपने आप की इम्यूनिटी डेवलप कर लेगा। इसीलिए सोशल डिस्टेंसिंग इत्यादि टर्म यूज किए गए थे। ठीक है, तो वायरस कैसा है? लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच की क्या है? कनेक्टिंग लिंक है। जब लिविंग में होता है लिविंग जैसा बिहेवियर करता है, यानी रिप्लिकेशन की कैपेबिलिटी पाई जाती है, और जैसे ही लिविंग थिंग से बाहर जाता है इसमें क्या होता है? नॉन लिविंग जैसा बिहेवियर करने लगता है। सेकेंड चैप्टर में आपके बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में वायरस भी पढ़ना है, वायरियान पढ़ना है, वायराइट्स पढ़ने, तीनों पढ़ने हैं। तो वहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंस क्या होते हैं, क्या उसका बेसिक फंक्शन होता है, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, सब कुछ सेकेंड चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाए। अदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ इज मेटाबॉलिज्म। हाँ, जो यही देखिए लास्ट में भी निकल के आएगा मेटाबॉलिज्म। तीसरी कैरेक्टर क्या ले लिया हमने? कैरेक्टरिस्टिक फीचर कौन है? मेटाबॉलिज्म है। मेटाबॉलिज्म के आधार पे अब हम लोग इसको कार्यकी जिसे कहते हैं, कार्यकी के आधार पे हम लोग इसको समझने का प्रयास करेंगे। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ केमिकल, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म किसके बने हुए हैं? केमिकल के बने हैं। किसके बने? केमिकल के बने। जैसे केमिकल का क्या हो जाता है? एलिमेंट हो जाते हैं। कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, ये सभी चीज़ें मिल करके किसको बनाते हैं? लिविंग थिंग्स का फॉर्मेशन करती हैं। दीज केमिकल्स स्मॉल एंड बिग, ये केमिकल स्मॉल भी हो सकते हैं और बिग भी हो सकते हैं, बड़े मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। बिलोंगिंग टू द वेरियस क्लास, अपने डिफरेंट क्लास के बिलोंग करने के आधार पे जो अलग अलग क्लासेस होते हैं, वन सेकेंड प्लीज, जो इसके अलग अलग क्लासेस होते हैं, तो जो माफ़ करिएगा, हाँ कह रहे हैं यहाँ पे कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ केमिकल्स, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म किसके बने होते हैं? केमिकल के बने होते हैं। दीज केमिकल्स स्मॉल एंड बिग, ये केमिकल छोटे भी हो सकते हैं और बड़े भी हो सकते हैं। बिलोंगिंग टू द वेरियस क्लास, इसके अलग अलग क्लास होते हैं। जैसा कि आपने पीरियाडिक टेबल में देखा होगा, सबके एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट, एटॉमिक
ठीक है। तो वो सबके क्लासेस अलग अलग होते हैं, कोई एस ब्लॉक का एलिमेंट होता है, कोई पी ब्लॉक का एलिमेंट होता है, कोई डी ब्लॉक का होता है, कोई एफ ब्लॉक का होता है, ऐसे आपने पढ़ा होगा। तो उसके साइज और वेट के हिसाब से वो स्मॉल और बिग हो जाते हैं, बिलोंगिंग टू द वेरियस क्लास। साइज और किस पे, साइज पे और किस पे, फंक्शन के आधार पे, ठीक है। आर कॉन्स्टेंटली बीइंग मेड एंड चेंज इनटू सम अदर बायोमॉलिक्यूल्स, और यह चेंज होकर के अलग अलग प्रकार के बायोमॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं। आपके टॉपिक में एक चैप्टर है यूनिट नंबर 3 में, पहले है सेल और सेल डिवीजन, और उसी में एक चैप्टर है आपका सेल वाले के बाद बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल्स में आपको कार्बोहाइड्रेट पढ़ना है, विटामिन पढ़ना है, मिनरल पढ़ना है, फैट पढ़ना है, लिपिड पढ़ना है, और उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, प्रोटीन पढ़ना है। ये सभी चीज़ें किसके अंतर्गत आती हैं, बायो मॉलिक्यूल्स के अंतर्गत आती हैं। ऐसे मॉलिक्यूल्स जो लिविंग थिंग्स के लिए नेसेसरी हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल, फैट, और उसके बाद आपका प्रोटीन, ये सभी बायो मॉलिक्यूल्स में आते हैं। और आपके बुक में इसके बारे में चर्चा की गई है। सभी टॉपिक को आपको पढ़ना है, उसमें आपके मैक्रो मॉलिक्यूल और माइक्रो मॉलिक्यूल दोनों को डिस्कस करना है। सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे, चैप्टर नंबर आपका जो भी हो, लेकिन यूनिट नंबर 3 में आप देखेंगे सेकेंड चैप्टर जो है वो आपका बायोमॉलिक्यूल से, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं दीज कन्वर्जन आर केमिकल रिएक्शंस आर मेटाबॉलिक रिएक्शन। कह रहा है इसी का कन्वर्ज होना यानी बढ़ना बिगड़ना क्या कहलाता है, केमिकल रिएक्शन कह सकते हैं, या इसी को मेटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। सपोज डैट, मान लेते हैं एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। आपने क्या खाया, आप मान लेते हैं सुबह ब्रेड खाए थे। ब्रेड में क्या है, स्टार्च है। स्टार्च आपके माउथ में गया, ठीक। माउथ में जाने के बाद स्टार्च का क्या हुआ, ब्रेक डाउन यहाँ से शुरू हो गया, ठीक। जैसे ही आपके स्टमक में गया, पूरी तरह से ब्रेक डाउन हो गया, टूट गया। टूटने के बाद क्या हुआ कि इसका जो टूटेगा, स्टार्च टूट करके पहले क्या बनाएगा, जल्दी बताइए क्या बनाएगा। इसे क्या कहते हैं आप, सेक्राइड कहते हैं। तो मोनो, ये अभी क्या है, पॉलीसेक्राइड। स्टार्च क्या, पॉलीसेक्राइड है। फिर टूटेगा डाइसेक्राइड में, और डाइसेक्राइड से फिर क्या टूट जाएगा, मोनोसेक्राइड में। मान लेते हैं लास्ट में टूटा क्या, ग्लूकोज। फिर यही ग्लूकोज आपकी बॉडी में स्टोर होना शुरू हुआ। पहले क्या था, स्टार्च हमने खाया था, स्टार्च टूटा, ब्रेकडाउन हुआ, ठीक। ब्रेकडाउन के कार्य शुरू हुए हमारे बॉडी में। ब्रेकडाउन होकर के किस में टूटा, डाइसेक्राइड में। डाइसेक्राइड से फिर मोनोसेक्राइड में टूट गया। मोनोसेक्राइड में टूटा, क्या बनाया, ग्लूकोज बनाया। अब हमने बहुत ज़्यादा ग्लूकोज खा लिया। ग्लूकोज हमारी बॉडी में स्टोर होगा किस फॉर्म में, ग्लाइकोजन के। और ग्लाइकोजन फिर क्या होगा, ये भी पॉलीसेक्राइड, स्टार्च भी पॉलीसेक्राइड है। तो बॉडी में हमारी रिएक्शन क्या हो रहा है, पहले ब्रेक डाउन हो रहा है, फिर क्या हो रहा है, उसका आपस में मैचिंग हो रही, आपस में मिक्सिंग हो रही, फिर मिल करके एक नए मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहे हैं। यानी एक जगह पे जहाँ बांड टूट रहे हैं, जहाँ मॉलिक्यूल टूट रहे हैं, दूसरी तरफ पे मॉलिक्यूल का क्रिएशन भी हो रहा है। एक तरह से ब्रेक डाउन हो रहा है तो दूसरी तरफ से क्रिएशन हो रहा है, दोनों अपोजिट वर्क हो रहे हैं। तो वही कह रहा है कि इसी रिएक्शन को हम लोग मेटाबॉलिक रिएक्शन भी कह सकते हैं, केमिकल रिएक्शन कह सकते हैं, ठीक है। देयर आर थाउजेंड ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन अकरिंग साइमल्टेनियसली इनसाइड आल लिविंग ऑर्गन। कह रहा है हमारे बॉडी में हजारों प्रकार के ऐसे मेटाबॉलिक रिएक्शन कंटिन्यू चलते रहते हैं और स्वतः चलते रहते हैं। उसे हमें करने के लिए कोई अलग से काम नहीं करना पड़ता है, और हमारे बॉडी में चलते रहते हैं। हम भोजन करके सो जाते हैं, हमारी बॉडी उसे डाइजेस्ट करती रहती है, उससे जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट होते हैं उसे एब्जॉर्ब करती रहती है, उससे टिश्यू का फॉर्मेशन होता रहता है, उससे सेल का फॉर्मेशन होता रहता है। अगर कहीं चोट लगी होती है तो उसे रिपेयर करते रहते हैं। ये सारे काम बॉडी स्वतः से करता रहता है, उसमें कोई ये साइमल्टेनियसली मतलब होता है स्वतः से, खुद से करना, ठीक है। खुद से करता रहता है। और कहाँ होता है, हमारे बॉडी के अंदर होता है, लिविंग ऑर्गन्स के बॉडी के अंदर होता है। वी दे यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, चाहे वह यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो चाहे वह मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो। ऑल प्लांट एनिमल फंजाई एंड माइक्रोब्स एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म। सभी एनिमल हों, चाहे सभी प्लांट हों, सभी फंजाई हों, चाहे सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, सूक्ष्मजीव हों, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, सबके अंदर मेटाबॉलिज्म पाई जाती, कार्य की होती रहती। द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन आवर बॉडी इज मेटाबॉलिज्म। देखिए यहाँ पे आपसे यही पूछा जाता है कि मेटाबॉलिज्म किसे कहते हैं, तो आप इसी एक लाइन को याद करिए, एनसीईआरटी में अपने अंडरलाइन करिए कि द सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन, हमारे बॉडी में होने वाले सभी टोटल रिएक्शन का सम मतलब जोड़, हमारे बॉडी में होने वाले सभी केमिकल रिएक्शन के जोड़ अकरिंग इन आवर बॉडी, जो हमारे बॉडी में होते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म कहते हैं। नो नॉन लिविंग, यहाँ आप देखिए नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एग्जिट मेटाबॉलिज्म,
और कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ऐसा नहीं है जिसमें मेटाबॉलिज्म पाई जाती हो। क्लियर? मेटाबॉलिक रिएक्शन कैन बी demonstrated outside the body in cell-free system, and isolated metabolic reaction outside the body of an organism performed in test tube is neither living or non-living। कह रहा है कि अगर मेटाबॉलिक रिएक्शन को करना है तो आप टेस्ट ट्यूब में भी कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। वाइल, यहाँ आप देखिए, हेंस वाइल मेटाबॉलिक इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो आपको मेन पॉइंट है वहाँ पे, वाइल मेटाबॉलिक इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट एक्सेप्शन। कह रहा है बिना एक्सेप्शन के हमें कह सकते हैं कि मेटाबॉलिक रिएक्शन जो है या मेटाबॉलिज्म जो है वह लिविंग थिंग्स की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होती है। आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन इन विट्रो, कह रहा है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या इन विट्रो रिएक्शन को छोड़ दें, जो टेस्ट ट्यूब में हो रहा है उसे छोड़ दें, तो यह पूरी तरह से विदाउट एक्सेप्शन, कोई भी एक्सेप्शन नहीं है जिसके, ठीक है। मेटाबॉलिक रिएक्शन क्या है? लिविंग थिंग्स की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। यही एक लाइन आप याद रखेंगे कि मेटाबॉलिक रिएक्शन जो है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी किसकी? लिविंग थिंग्स की। अगर आप कोई आपसे पूछे कि लिविंग थिंग्स किसे कहते हैं, तो आप कह सकते हैं कि लिविंग थिंग्स उसे कहते हैं जिसके अंतर्गत होने वाले बॉडी में सभी कार्य की क्रियाएं होती हैं, यानी मेटाबॉलिक रिएक्शन होते रहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? लिविंग थिंग्स कहते हैं। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ फॉर्म। ठीक। Perhaps the most obvious and technically complicated feature of all living organisms is this ability to sense their surrounding or environment and respond to their environmental stimuli, which could be physical, केमिकल और बायोलॉजिकल। कह रहा है कि इसके बावजूद हमारे बॉडी में एक चीज़ और पाई जाती है जिसे हम लोग सेंस ऑर्गन कहते हैं, यानी रिएक्ट एंड रिस्पॉन्ड या कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जिसे आप लोग कहते हैं, या सेल्फ कॉन्शियसनेस भी कह सकते हैं। कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का जो रिएक्शन हमारे बॉडी में पाया जाता है वह भी हमारे बॉडी का क्या होता है? डिफाइनिंग प्रॉपर्टी मान सकते हैं। कैसे? यह तीन तरह से होता है, फिजिकल हो सकता है, केमिकल हो सकता है, बायोलॉजिकल होगा। कैसे होगा बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेंस ऑर्गन कितने होते हैं। सेंस ऑर्गन कितने होते हैं? 5 सेंस ऑर्गन होते हैं, ये आप जानते हैं। 5 सेंस ऑर्गन होते हैं। अब सपोज करते हैं फिजिकल सेंस ऑर्गन, जैसे मान लेते हैं कि आप बाहर हैं धूप में और आपके बॉडी पे धूप लग रही है, तो आपकी बॉडी क्या करेगी? वो फिजिकल कांटेक्ट हो गया। या कोई केमिकल है, जैसे मान लीजिए आपके घर में टी बन रही है, टी का फार्मेशन किया जा रहा है, तो उसकी महक आ रही, स्मेल आ रही, तो केमिकल हो गया। ठीक। बायोलॉजिकल, किसी बायोटिक एनिमल द्वारा आपको काटा जाता है, मान लेते हैं हनी बी आपको डंक मार दी, तो हनी बी के डंक मारने के बाद जो स्टिंग की, वो स्टिंग करने के बाद जो केमिकल आपके बॉडी में गया, तो केमिकल भी हो गया, और चूँकि एनिमल द्वारा हो रहा है तो इसलिए उसे बायोलॉजिकल कह सकते हैं। तो ये सभी सेंस ऑर्गन हमारे काम करते हैं। किस में है सेंस ऑर्गन? किस में पाए जाते हैं? लिविंग थिंग्स में पाए जाते हैं। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी के अंतर्गत आएगा। वी सेंस आवर इन्वायरमेंट थ्रू आवर सेंस ऑर्गन। कह रहा हम अपने इन्वायरमेंट में पाई जाने वाली चीज़ों का क्या करते हैं? अपने सेंस ऑर्गन से महसूस कर सकते हैं, समझ सकते हैं। प्लांट रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल फैक्टर, लाइक प्लांट भी रिस्पॉन्ड करता किसमें? एक्सटर्नल फैक्टर पे, जैसे कि लाइट। तो आप देखे होंगे सब्जी के खेतों में, इस समय अगर आप जाके देखेंगे सब्जी के खेतों में, तो जो फ्लावर हैं, जो लीफ हैं, वो सब क्या होंगे? सब रिंकल्ड कर गए होंगे, मतलब सिकुड़ गए होंगे, एक तरह से एकदम सब अपने सिकुड़ करके बैठे होंगे, जिससे क्या होगा कि उनसे वाटर लॉस कम होगा, ट्रांसपिरेशन रेट बढ़ जाती है। टेम्परेचर बढ़ने से ट्रांसपिरेशन रेट क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है, जिससे मेंटेन करने के लिए वो क्या करते हैं? उनके फ्लावर ऐसे लगेंगे जैसे विल्ट कर गए, सूख गए। लेकिन जैसे ही इवनिंग टाइम होगी या नाइट टाइम होगी, आप देखेंगे सभी फ्लावर, सभी पत्तियां खिल जाती हैं, और मॉर्निंग टाइम पे आप देखेंगे सभी फ्लावर खिले खिले नज़र आते हैं। तो किस पे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं? एक्सटर्नल फैक्टर लाइट पे कर रहे हैं। वाटर पे करते हैं, ठीक है, वाटर की भी उनको आवश्यकता पड़ती है। आपने क्लास 10th में कंट्रोलर कोऑर्डिनेशन में पढ़ा होगा, किस पे? फोटो फोटो रिएक्टर, उसके बाद क्या कहते हैं? केमिकल पे, फोटो पे, लाइट पे, ग्रेविटी पे, और उसके बाद किस पे? केमिकल पे, हाइड्रो पे, ठीक है, वाटर पे। इन सब पे रिएक्शन कौन करता है? प्लांट करता है, ठीक है। फोटोट्रॉपिज्म, कीमोट्रॉपिज्म, उसके बाद जियोट्रॉपिज्म पढ़ा है ना। तो उसी तरह से यहाँ पे जैसे लाइट, मान लेते हैं किसी प्लांट पे लाइट ईस्ट से आ रही है या वेस्ट से आ रही, कहीं से आ रही, ईस्ट से आ रही, तो प्लांट धीरे धीरे ईस्ट की तरफ बेंड कर जाता है।
तो किस पे रिस्पॉन्ड कर रहा है, लाइट पे कर रहा है। उसी तरह से पानी की भी आवश्यकता पड़ती, टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ती, ठीक है। तो यह रिस्पॉन्ड करता है, सीधे सीधे कहने का मतलब क्या है, फिजिकल फैक्टर पे भी प्लांट क्या करता है, रिस्पॉन्ड करता है, ठीक। उसके बाद आगे बढ़ जाएं। पॉलिटेंट ऑल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द प्रोकैरियोट टू द मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट कैन सेंस एंड रिस्पॉन्ड टू इन्वायरमेंटल क्यूज। कह रहा है सभी, चाहे वो प्रोकैरियोट हो यानी बैक्टीरिया वायरस हो, बैक्टीरिया माफ करिए, सिर्फ बैक्टीरिया, ठीक है। बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी, ये तीनों किस में आते हैं, साइनोबैक्टीरिया को ही ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं। तो बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, एक किस में आते हैं, प्रोकैरियोट में। चाहे प्रोकैरियोट हो चाहे हायर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हो, सभी के पास सेंस ऑर्गन पाए जाते हैं। उस सेंस ऑर्गन से वो क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, यानी सेंस रिस्पॉन्ड करते हैं किसमें, इन्वायरमेंटल फैक्टर का। फोटो पीरियड अफेक्ट रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर्स। कह रहा फोटो पीरियड यानी लाइट जो होता है वो क्या करता है, सीजनल पीरियड, जो सीजनल रिप्रोडक्शन करते हैं, सीजनल रिप्रोडक्शन होता है, उसको इफेक्ट करता है। बोथ प्लांट एंड एनिमल, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो। ऑल ऑर्गेनिज्म हैंडल केमिकल एंटरिंग देयर बॉडी, और सभी ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी में केमिकल एंट्री जब होती है तो उसे हैंडल करने की क्षमता रखते हैं, ठीक। ऑल ऑर्गेनिज्म देयरफॉर आर अवेयर देयर सराउंडिंग, सभी ऑर्गेनिज्म अपने सराउंडिंग इन्वायरमेंट के क्या होते हैं, अवेयर होते हैं। ह्यूमन बींग्स इज द ओनली ऑर्गेनिज्म हु इज अवेयर टू हिमसेल्फ, और इसमें से ह्यूमन बींग जो है वह खुद से अपने इन्वायरमेंट से अवेयर होता है, इसीलिए इसे सेल्फ कॉन्शियसनेस भी कह सकते हैं। स्वतः से अवेयर रहने वाले को क्या कहते हैं, सेल्फ कॉन्शियसनेस की क्षमता किसमें पाई जाती है। आपसे छोटा सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सेल्फ कॉन्शियसनेस किस में पाया जाता है, और उसमें बैक्टीरिया दे देगा, अमीबा दे देगा, यूग्लिना दे देगा, और उसमें ह्यूमन बीन दे देगा, तो आप किसको टिक करेंगे, ह्यूमन बीन को, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ से अगर क्वेश्चन बनते हैं तो माइनस मार्किंग में आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। कॉन्शियसनेस देयरफॉर बिकम टू द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसलिए हम कह सकते हैं कॉन्शियसनेस क्या है, कि यह डिफाइनिंग प्रॉपर्टी किसकी, लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद चलते हैं, बस यही एक पैराग्राफ और हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट टॉपिक हमारी हो जाएगी क्या, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो बस एक पैरा और है, इसको हम लोग कवर कर लेते हैं। इसमें इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बस वही कॉमन सी चीज़ें हैं, जैसे कि सपोज कर लीजिए कि कोई ऑर्गेनिज्म, चलिए लाइन वाइज लाइन देख लेते हैं। When it come to human being, it is all the more difficult to define the living state. We observe patient, हम ऐसे पेशेंट को ऑब्जर्व करने वाले हैं जो कि लेटा हुआ है हॉस्पिटल में, और जिसके बॉडी में क्या किया जा रहा है, और किस कंडीशन में लेटा हुआ, कोमा की कंडीशन में। देखिए, कोमा इन हॉस्पिटल वर्चुअली सपोर्टेड टू द मशीन, और किसके ऊपर है, मशीन से सपोर्ट किया जा रहा है उसके हार्ट को और लंग्स को। अब ऐसे ऑर्गेन्स को बताना है कि, और उसका ब्रेन कैसा डेड हो चुका है, अब ऐसे ऑर्गेन्स को आपको बताना है कि हम लिविंग कंडीशन में रखेंगे या नॉन लिविंग में रखेंगे, ठीक है। अब ये कंडीशन आपके सामने आती है कि इसे हम क्या करें, लिविंग में रखें या नॉन लिविंग में रखें। आर सच पेशेंट हु नेवर कम बैक टू द नॉर्मल लाइफ, कह रहा है कि ऐसा पेशेंट है कि जो दोबारा से नॉर्मल लाइफ में नहीं लौट सकता है, तो उसे हम कहाँ रखेंगे, लिविंग में रखेंगे कि नॉन लिविंग में रखेंगे। ये एक आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सपोज सोच करके आप आंसर करिएगा, बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। इन हायर क्लास, अगर आप बड़े क्लास में जाएंगे जैसे बीएससी या मेडिकल साइंस की तरफ जाएंगे, यू विल कम टू नो डैट ऑल लिविंग फिनोमेना आर ड्यू टू अंडरलाइनिंग इंटरेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ टिश्यू आर नॉट प्रेजेंट इन द constituent cell but arises as the result of the interactions among the constituent cell. Similarly, property of cellular organelles are not present in the molecular constituent in the organelle but arises as a result of the interaction among the molecular component comprising the organelle. These interactions result to the emergent property at the higher level of the organism. This phenomenon is true in the hierarchy of ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑल लेवल। देखिए, कह रहा है किसी भी ऑर्गेनिज्म में एक ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पाया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन लेवल का मतलब होता है कि अगर वो सेल से डेवलप होता है, जैसे मान लेते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को, तो सेल बनेगा, टिश्यू बनेगा, ऑर्गन बनेगा, ऑर्गन सिस्टम बनेगा, बॉडी बनेगा, तो उसमें एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, एक डेवलपमेंट कंडीशन होती है, उससे वो ऑर्गन को डेवलप करते हुए बॉडी का डेवलपमेंट होता है।
तो ऑर्गेनाइजेशन कैपेसिटी पाई जाती है। दीज फिनोमेना इज टू द हेरेडियल ऑर्गेनाइजेशन कम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑल लेवल, इस सभी लेवल पे पाए जाते हैं। पहले सेल, टिश्यू, ऑर्गन, एक सिस्टम होता है। देयरफॉर वी कैन से डेट लिविंग ऑर्गेनिम्स आर सेल्फ रिप्लिकेट, हम एक कह सकते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिम होते हैं वो सेल्फ रिप्लिकेशन कर सकते हैं। इवो इवॉल्विंग टू द सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरेक्टिंग सिस्टम कैपेबल टू द रिस्पॉन्डिंग, और क्या होते हैं, मतलब वही आपका कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन करने की क्षमता पाई जाती है। ठीक है। एक्सटर्नल स्टिमुली, जो बाहर के जो भी होते, चाहे वो बायोटिक फैक्टर हो चाहे या एबायोटिक फैक्टर हो, सब पे क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करने की क्षमता पाई जाती है। किसकी किसकी पाई जाती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की। बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, बायोलॉजी क्या करती है, लाइफ के बारे में स्टडी करती है, ये तो आप जानते हैं। बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ एवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर आर लिंक्ड टू वन अनदर बाय द शेयरिंग ऑफ द कॉमन जेनेटिक मटेरियल बट टू वेरिंग डिजायर। कह रहा है कि सबके अंदर कुछ न कुछ कॉमन फीचर पाए जाते हैं, चाहे वो प्रेजेंट को, पास्ट को या फ्यूचर को। ठीक है। और सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। अब यहाँ पे आपकी नेक्स्ट टॉपिक जो बनती है वो है आपकी डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, जो आपको पढ़ना है, जानना है, समझना है। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में, इसी वीडियो के साथ हम लोग आज की क्लास को पूरा करेंगे। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।